तो चलिए आज बात करते हैं एक बड़े ही सीधे लेकिन बहुत गहरे आइडिया के बारे में। और वो ये है कि जब पैसों की बात आती है तो एकदम तर्क संगत यानी कोल्डली रैशनल होने से कहीं ज्यादा बेहतर है व्यवहारिक यानी प्रिटी रीजनेबल होना। समझते हैं इसका मतलब क्या है? जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक जानलेवा बीमारी को ठीक करने के लिए किसी को जानबूझकर एक और बीमारी दे दी जाए? सुनने में ही ये पागलपन लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमें हमारी आज की कहानी की तरफ ले जाता है। ये कहानी है 19वीं सदी के एक डॉक्टर जूलियस वैगनर योरेक की, और उनके एक ऐसे आइडिया की जो उस समय के हिसाब से बिल्कुल अटपटा और अजीब था। तो बात ये थी कि वैगनर योरेच एक बहुत ही लाचार स्थिति में थे। उनके मरीज न्यूरोसिफिलिस नाम की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसका मतलब था एक तय और बहुत ही दर्दनाक मौत, और उस वक्त इसका कोई इलाज मौजूद नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब उनके सिफिलिस के मरीजों को किसी और वजह से बहुत तेज कम कपा देने वाला बुखार आता था तो उनकी हालत में गजब का सुधार होने लगता था। ये एक हैरान करने वाला पैटर्न था, और यहीं से उनके दिमाग की बत्ती जली। उनका आइडिया जितना खतरनाक था उतना ही लॉजिकल भी। प्लान ये था, पहले मरीज को जानबूझकर मलेरिया का इंजेक्शन दो, फिर उस मलेरिया से जो तेज बुखार आएगा उसे अपना काम करने दो, यानी सिफिलिस के बैक्टीरिया को मारने दो। और जब सिफिलिस का काम तमाम हो जाए तो कोनेन की दवा देकर मलेरिया को ठीक कर दो। और नतीजा तो बिल्कुल चौंकाने वाला था। जहां बिना इलाज के सिर्फ 30% मरीज ही बच पा रहे थे, वहीं इस मलेरियोथेरेपी से ठीक होने वालों का आंकड़ा सीधा डबल यानी 60% हो गया। मतलब ये तरीका काम कर गया था। और इसी क्रेजी लेकिन कामयाब आइडिया के लिए उन्हें 1927 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। तो चलिए अब इस मेडिकल कहानी से थोड़ा बाहर आते हैं और इसके पीछे के सिद्धांत को समझते हैं। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये सोचना है कि जब हमें आपको बुखार होता है तो हम करते क्या हैं। अब देखिए, अगर हम एकदम ठंडे दिमाग से वैज्ञानिक नजरिए से सोचें तो सबसे तर्क संगत यानी रैशनल तरीका क्या है? यही कि बुखार को होने दो, उसे अपना काम करने दो। क्योंकि साइंस यही कहता है कि शरीर का बढ़ा हुआ तापमान इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ये बॉडी का अपना एक डिफेंस सिस्टम है। लेकिन हम असल में करते क्या हैं? जैसे ही थोड़ा बदन दुखता है हम तुरंत एक दवा खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बुखार में तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, और हमारा बस एक ही मकसद होता है, उस तकलीफ से फौरन छुटकारा पाना। ये सोच तर्कसंगत नहीं है, ये व्यवहारिक यानी रीजनेबल है। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? देखिए, जो तर्कसंगत है वो स्प्रेडशीट पर, कागज पर, गणित के हिसाब से एकदम परफेक्ट लगता है। लेकिन जो व्यवहारिक है वो असल जिंदगी में काम करता है, वो टिकाऊ होता है, और उससे हमें रात को चैन की नींद आती है। और जब बात पैसे की हो ना, तो यही व्यवहारिक सोच सबसे ज्यादा काम आती है। तो चलिए अब इसी आइडिया को हम निवेश और फाइनेंस की दुनिया में लगाकर देखते हैं। ये हैं हैरी मार्कोविट्स। इन्हें मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का जनक माना जाता है, मतलब निवेश के पीछे की पूरी मैथमेटिक्स के गुरु। लेकिन कमाल की बात सुनिए, जब उनसे पूछा गया कि वो खुद कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जवाब था, मेरा मकसद सिर्फ भविष्य में होने वाले पछतावे को कम करना था। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिकल एक्सपर्ट भी भावनाओं के आधार पर फैसले ले रहा था। अब एक और उदाहरण देखते हैं जो सुनने में बड़ा तर्कसंगत लगता है। येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक थियरी दी कि एक नौजवान इन्वेस्टर को अपने हर 1 रुपए के बदले 2 रुपए का कर्ज लेकर स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। गणित के हिसाब से तो ये एक शानदार प्लान है, लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न देगा। पर जरा सोचिए, अगर मार्केट 50% गिर गया तो क्या होगा? आपका पूरा का पूरा पैसा साफ जीरो, 100% का नुकसान। और अब असली सवाल, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी गंवाने के बाद क्या कोई भी इंसान उसी प्लान पे टिका रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। जो चीज कागज पर तर्कसंगत लगती है वो असल जिंदगी में एक इंसान के लिए पागलपन हो सकती है। तो एक तरफ तो हमारी अपनी भावनाएं हैं और दूसरी तरफ है ये दुनिया जो हमेशा हमें सरप्राइज देने के लिए तैयार रहती है। हम लोग ना अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पुराने डेटा को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया बदल रही है, नई नई चीजें हो रही हैं। जैसा कि स्कॉट सैगन कहते हैं, जो चीजें पहले कभी नहीं हुई वो हर समय होती रहती हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए, कैसे एक घटना से दूसरी जुड़ती चली जाती है।
9/11 का हमला हुआ। उसके बाद अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें गिरा दी। इससे हाउसिंग मार्केट में एक बबल बन गया। वो बबल फूटा तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। उस मंदी की वजह से लाखों लोग कॉलेज जाने लगे और आज अमेरिका में स्टूडेंट लोन का कर्ज आसमान छू रहा है। किसने सोचा था कि इन सब चीजों का कनेक्शन 9/11 से होगा? ये हमें अर्थव्यवस्था के इतिहास में भी दिखता है। इस चार्ट को देखिए। ये जो काली लाइनें हैं, ये मंदी का दौर दिखा रही हैं और ये साफ साफ बता रही हैं कि वक्त के साथ इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया है। मतलब 1800 के दौर में अमेरिका में लगभग हर 2 साल में मंदी आ जाती थी, लेकिन पिछले 50 सालों में ये औसत बढ़कर 8 साल से भी ज्यादा हो गया है। तो साफ है, दुनिया की बुनियाद ही बदल गई है। हम पुराने नक्शे के सहारे नई दुनिया में रास्ता नहीं ढूंढ सकते। तो हमने 2 चीजें समझी। एक, हम इंसान भावनाओं से फैसले लेते हैं, और 2, ये दुनिया अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल है। और ये दोनों बातें हमें एक ही सबसे जरूरी स्किल की तरफ ले जाती हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अगर कोई अमेरिकी बाजार में सिर्फ 1 दिन के लिए पैसा लगाता है तो उसके जीतने के चांस 50-50 हैं, मतलब एक टॉस जैसा। लेकिन अगर कोई 10 साल तक टिका रहे तो ये चांस बढ़कर 88% हो जाता है। और 20 साल तक टिके रहने वालों के लिए ये आज तक 100% रहा है। मतलब गेम का नाम है टिके रहना। और यहीं पर हम अपनी मेन बात पर वापस आते हैं। एक व्यवहारिक रणनीति, एक रीजनेबल स्ट्रैटेजी अपनाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही वो चीज है जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में टिके रहने की ताकत देती है, ताकि वक्त और संभावनाएं आपके लिए काम कर सकें। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सिर्फ एक स्प्रेडशीट पर अच्छी दिखने के लिए बनी है, या फिर वो असल जिंदगी की मुश्किलों को झेलने के लिए बनी है? क्योंकि अंत में जीतता वही है जो टिका